नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कई दिनों से मैं कोविड-19 के इस हाहाकार में कुछ मिस कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या मिस कर रहा हूं, किस चीज की कमी खल रही है। तभी ख्याल आया कि इतना बड़ा संकट है और हमने अभी तक इनाम जीतो प्रतियोगिता लॉन्च नहीं की है। कहीं किसी कस्बे में भी ड्राइंग कंपटीशन तक नहीं हो रहे हैं और ना ही मास्क दौड़ हो रही है। आखिर जिस तरह से पर्यावरण की समस्या का मुकाबला अनगिनत स्कूलों में हर साल ड्राइंग कंपटीशन के जरिए किया जाता है, उसी तरह से हम कोरोना का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था, यानी मन में था, मगर आंसर नहीं था। आंसर यानी उत्तर अब मिला है। भूल गया था कि बड़े बच्चों और बड़े लोगों के लिए हैकेथॉन प्रतियोगिता होती है, ड्राइंग कंपटीशन नहीं होते हैं। भारत में भी एक हैकेथॉन लॉन्च हुआ है, इसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन। अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा हैकेथॉन लॉन्च हो रहा था और तब YouTube पर मात्र 1321 लोग ही देख रहे थे। जब कार्यक्रम अपने 71वें मिनट में पहुंचा तब देखने वालों की संख्या 1271 हो गई, यानी कम हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे ऐतिहासिक बताया। इसलिए यह मेरा भी दायित्व है कि इस इतिहास को आपके सामने रखूं। इतिहास कैसे लॉन्च होता है, यह भी एक इतिहास की बात है। इस हैकेथॉन के लॉन्च में कही गई बातों से यही समझ आया कि 3000 कॉलेज, रिसर्च संस्थान के छात्र, रिसर्चर, वैज्ञानिक अपना आइडिया देंगे। कि जो आज शुरुआत हुई है वो कोई सामान्य शुरुआत नहीं है। आइडिया कोई भी दे सकता है। इस आइडिया को प्रोसेस किया जाएगा। आइडिया से पहले का खर्चा आइडिया देने वाले को उठाना होगा। जब उसे आइडिया आ जाएगा तो वो अपने आप मुफ्त में इस हैकेथॉन को दे देगा, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मकसद है दवा का मॉलिक्यूल खोजा जाए। लाखों या करोड़ों मॉलिक्यूल में से एक दो ही मॉलिक्यूल होंगे जो दवा बनने की संभावना की झलक दिखाएंगे, जिनका बाद में इंसान और जानवरों पर प्रयोग होगा। लाखों मॉलिक्यूल को समझने और छांटने के लिए CSIR की प्रयोगशालाएं मदद करेंगी। इसके लॉन्च में यह भी बताया गया है कि कंप्यूटेशनल ड्रग्स डिस्कवरी आसान नहीं होती है। इसके लिए ट्रेनिंग और टूल्स की जरूरत होती है। लेकिन यह पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों और रिसर्चरों को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। इस हैकेथॉन में कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, बेसिक साइंस जैसे विभागों के लोग जुड़ेंगे। रामदेव के लिए भी कोई मनाही नहीं है। एक टीम की तरह सब काम करेंगे। इंटरनेशनल भागीदार भी आ सकते हैं। उम्मीद जताई गई है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल होगा। इसके 3 चरण होंगे। पहला ट्रैक कोविड के खिलाफ ड्रग डिजाइन का होगा। दूसरा चरण होगा कोविड और उससे भी आगे के लिए नए टूल और एल्गोरिदम की डिजाइन करना। तीसरा है मून शॉट अप्रोच, तीसरा चरण, यानी एकदम से नया आइडिया जो पहले कभी ना सोचा हो, ना देखा गया हो। इसे सपोर्ट किया है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने और ये CSIR और AICTE की भी पहल है। इसके पार्टनर हैं MHRD इनोवेशन सेल, CDEC, CDAC, श्रोडिंगर जो कि एक ड्रग डिस्कवरी से जुड़ी संस्था है, केमेक्सॉन जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीके और ड्रग डिस्कवरी पर एक प्रस्तुति दी गई थी और वहाँ उन्होंने देखा कि हमारी वैक्सीन और ड्रग डिस्कवरी इंडस्ट्री और एकेडमिक्स कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अभी समय है कि कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी के एरिया में सारे हमारे छात्र लोग जो है कंप्यूटर साइंस में जो है, जो केमिस्ट्री में है, जो बायोलॉजी है, वो साथ आके ये कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी एक फील्ड को ज़्यादा इम्पेटस दे इस समय में। कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उसमें काफ़ी टूल्स की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए 1 लाख या 1 करोड़ मॉलिक्यूल कंप्यूटर में आप डिस्कवर करते हैं, उसको फिल्टर करके एक्सपेरिमेंट करके आगे ले जाने में शायद आपको 1 या 2 ड्रग मिल सकते हैं।
This is perhaps the number of hackathon and the number of participants that may be here in this particular hackathon may be the largest in the world. Perhaps it may even end up as a Guinness record. I think we should keep track of this and try to see where do we stand, where does the world has come together like this in such large numbers to discover a drug. विज्ञान की बातें बोरिंग तो लगती ही हैं, लेकिन जान बचाएगा विज्ञान ही। इसलिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाइए, गंभीरता से सुनिए। बेशक लॉन्च के वक्त पता नहीं चला कि सरकार ने इसके लिए कितना बजट रखा है। बिना बजट के ड्रग्स की खोज तो नहीं हो सकती, दवा की खोज नहीं हो सकती। लेकिन एक आकर्षक बात जरूर है इस योजना में, हर चरण में इनाम की उचित व्यवस्था है। मगर यहां भी पता नहीं चला कि इनाम की राशि कितनी रखी गई है। बताया गया है कि आप अपना आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फिर उसे कंप्यूटर प्रोसेस में डाला जाएगा और हां, प्रधानमंत्री सीधे मॉनिटर करेंगे। I think before I say something, we have to all thank our Honorable Prime Minister. The way he has brought laurels to India's glory, not only amongst our countrymen but all across the world. India is now recognized as one of the most potential future powers. We can see our own country as a Vishwa Guru, and that is his desire, and that is what he has been asking us also to dream right from 2017. I am sure that in the coming years or in the coming decade, we shall all be able to see the Vishwa Guru Bharat also in front of our own eyes. विश्व गुरु, हमारी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में गुरु भले ना हो, लेकिन हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे। बस आप प्राइम टाइम देखते जाइए। इसे विश्व का पहला ड्रग्स डिस्कवरी हैकेथॉन बताया गया है। कार्यक्रम के लॉन्च के मौके पर मानव संसाधन मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की, तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी मानव संसाधन मंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों ने मिलकर और सबने प्रधानमंत्री की। ज्यादा समय तारीफ के विस्तार में हो गया। कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए वैसे ही कम था, तो कोई क्या कर सकता था। कार्यक्रम के आरंभ में मानव संसाधन मंत्री को बिगेस्ट चैंपियन ऑफ इनोवेशन विद इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताया गया। हिंदी में शैक्षणिक संस्थानों के भीतर इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन के सबसे बड़े चैंपियन। लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौन सा इनोवेशन इन्होंने किया है या करवाया है। पर जानकारी कहां से मिलेगी, यह बता दिया गया कि आप मंत्री जी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। कई चीजें मिली वहां पर। आपने भी कितने दिनों से देश के मानव संसाधन मंत्री को नहीं सुना होगा। उनका भाषण वाकई ओजपूर्ण था। हम चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक भाषण को आप सुने। थोड़ा लंबा है, इसलिए हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं। एक रूट चार्ट के जरिए बता रहे हैं कि भाषण में कब कब क्या क्या आएगा। बस ड्रग्स डिस्कवरी के बारे में कम आएगा, लेकिन बाकी कई चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यह भी एक तरह का इनोवेशन है जो मैंने किया है। किसी भी भाषण को पढ़ने और सुनने से पहले का रूट चार्ट मैंने ही बनाया है। इस रूट चार्ट में सबसे पहले आभार की चिरपरिचित और सनातन औपचारिकताएं मिलेंगी, जो सभी भाषणों में होती ही हैं। फिर प्रधानमंत्री का खुलकर गुणगान होगा, जो कि होना भी चाहिए। फिर सरकार के कई कार्यक्रमों का जिक्र आएगा, जिनका पहले असंख्य बार जिक्र हो चुका है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाषण दवा की खोज के लिए है या स्किल इंडिया के विज्ञापन के लिए, लेकिन गर्व करेंगे फिर से जानकर भारत का मौजूदा नेतृत्व कैसा है। नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर चरक और सुश्रुत का जिक्र भी मिलेगा, ताकि आप भारत की गौरवशाली परंपरा की झलक पा सकें।
आप जान सकेंगे कि भारत में मिशन और विजन की कोई कमी नहीं है। यह और बात है कि भारत में पीपीई किट और टेस्टिंग किट की कमी हो गई थी, लेकिन मार्च में मास्क बनाने के लिए भारत के संस्थानों का आभार व्यक्त किया गया है। ध्यान रहे कि मंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि मास्क का आविष्कार आईआईटी या आईआईएम ने किया है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी का भी जिक्र आएगा। प्रधानमंत्री और विवेकानंद दोनों ने कहा था कि जितनी बड़ी चुनौती होती है उतनी बड़ी जीत होती है। 25 साल तक भारत यंग इंडिया रहने वाला है। इस भाषण में आपको इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों की झलकियां मिलेंगी। भाषण लंबा है मगर वाकई ऐतिहासिक है। कई बार लोग मौलाना आजाद के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र करते हैं, वो भी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस भाषण का कद भी कम ऊंचा नहीं है। मानव संसाधन मंत्रालय के लोग भी हैरान होंगे कि ये अकेला एंकर है मार्केट में जो प्राइम टाइम में मानव संसाधन मंत्री के भाषण के व्यापक हिस्से को चलाने का सामर्थ्य रखता है। अपनी तारीफ ठीक नहीं है। मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि आज का दिन इस देश के इतिहास में बड़ा दिन होगा, सारी दुनिया इस पर गर्व करेगी। जब वे कह रहे थे तब YouTube पर देखने वालों की संख्या घटकर 1100 हो गई, लेकिन भाषण खत्म होने तक यानी करीब 99 मिनट तक ये बढ़कर 1063 हो गई। यानी मेरी तरह 63 और लोगों ने भी समझा कि भाषण सामान्य नहीं है, ऐतिहासिक है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा नए भारत के निर्माण की हमेशा बात की, जो सशक्त भारत हो, स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो। और उस श्रेष्ठ भारत और सशक्त भारत और स्वस्थ भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में उन्होंने हमको समय समय पर सूत्र भी दिए कि चाहे वो मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप है और स्टैंड अप है, ये रास्ता भी दिया है। और उस रास्ते में जिस तरीके से वर्तमान जो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो कोरोना का महासंकट से होकर दुनिया और मानवता गुजर रही है, ऐसे वक्त में हमारे योद्धा के रूप में हमारे हर्षवर्धन जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में जो काम करके दिखाया, आज पूरी दुनिया हतप्रभ भी है और महसूस करती है कि ये हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश और कहीं ना कहीं देश ने अपने को संभाला है, बचाया है। इसके लिए हम सब लोग डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं और इनको शुभकामना देना चाहते हैं कि इनकी वो ताकत बनी रहे। और जिस तरीके से इन्होंने नित नए आयाम, मैं जानता हूं कि पहले भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत सारे ऐसे अभियानों को लिया जो देश में नहीं बल्कि दुनिया में उसकी ख्याति फैली है। आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी के हर कदम को देख रही है, उत्सुकता होती है नरेंद्र मोदी जी अगला क्या कदम उठाने वाले हैं। और इसलिए उनका जो समय से पहले निर्णय लेकर के उसको क्रियान्वित करने का जो ये मानस हमेशा रहा है, जो प्रखरता रही है, जो दूरदृष्टिता रही है, सारा विश्व उनकी लीडरशिप को महसूस करता है, मानता है, स्वीकारता है और महसूस ही नहीं करता बल्कि उस पर चलने के लिए तैयार बैठा रहता है। और चाहे वो सारे विश्व को पर्यावरण के क्षेत्र में पूरी दुनिया को एकजुट करने का रहा हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने का लीडरशिप पूरी दुनिया में रही हो, और चाहे वो योग की दिशा में पूरी दुनिया के तन और मन को ठीक करने के लिए पूरे विश्व को योग का सूत्र देने का रहा हो। विभिन्न, मैं इस अवसर पर उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं ज्यादा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश ने पूरे पहले से भी लीडरशिप दी है। जैसे आपने कहा कि ये विश्व गुरु देश था, देश प्रसूत से सकाशादग्र जनवना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ इस देश के लिए ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की दिशा में थे, वहाँ चिकित्सा और अनुसंधान की दिशा में ये शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो, और चाहे आयुष हो, वेदा आयुर्वेद की बात करने वाला चरक हो। मैं ये समझता हूँ कि एक लंबी प्रक्रिया हमारे भारत की रही है, हमारे पास शाश्वत चिकित्सा रही है, और इसलिए हमारे जो चिकित्सा के शीर्ष वैज्ञानिक रहे हैं
आज भी पूरी दुनिया उनको मानती है, जानती है, महसूस करती है और उनके पथ पर चलने के लिए आगे कोशिश करती है। आज ये जो हैकाथॉन हो रहा है, ये जो औषधि खोज का एक हैकाथॉन हो रहा है, ये जिस तरीके से ये आज का दिन इस देश के इतिहास में एक नया अभिनव दिन होगा, जब पूरी दुनिया इस पर गर्व कर सकेगी। और मुझे भरोसा है अपनी इन संस्थाओं पर, जितने लोग आज इधर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए, मेरे देश के लिए तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये पूंजी है, ये हमारी पूंजी। जितने लोग ये बैठे हैं, शीर्ष लोग बैठे हुए हैं, मुझे भरोसा है, क्योंकि इस देश ने हर जगह लीडरशिप ली है। हमें विजन की कमी नहीं रही है, हमें मिशन की कमी नहीं रही है, हमें ज्ञान की कमी नहीं रही है, हमें विज्ञान की कमी नहीं रही है, और जरूरत है इसको समन्वय की। और जैसे मेरे को बताया गया कि ये केवल ये इनोवेशन एक दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ये केवल ड्रग की खोज के प्रति छात्रों में और शोधकर्ताओं में उत्सुकता ही पैदा करना नहीं है, बल्कि जैव चिकित्सा की दिशा में एक नए अभियान की शुरुआत करना भी इसके पीछे ये हेतु है। इसमें कंप्यूटर साइंस हो, चाहे रसायन शास्त्री हो, केमिकल इंजीनियर्स हों, चाहे प्रौद्योगिकी हों, और चाहे वो मेडिकल क्षेत्र के हों, फार्मेसी वाले हों, हर क्षेत्र में ये मिल करके कैसे काम हो सकता है। और इसलिए मुझे गौरव महसूस होता है कि हम लोगों ने जहाँ एक और स्पार्क के माध्यम से शोध और अनुसंधान किया है, दुनिया के शीर्ष 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं, जहाँ हमने कहा कि एक ही नहीं, मिलकर के जो शोध होगा एक नई खोज को देगा। और आज ये सारे विभाग मिल करके उस हैकाथॉन के माध्यम से उस अनुसंधान को करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। हमने इम्प्रिंट किया है, हमने इम्प्रेस किया है, हमने प्रधानमंत्री अध्येता छात्रवृत्ति के तहत नए नवाचार के लिए शोध और अनुसंधान को दिशा दी है। और अब तो इनके चेयरमैनशिप में, हमारे विजय राघवन जी के चेयरमैनशिप में हम जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं, वो एक नया आयाम साबित होगा। और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पीछे के समय में कहा, जब कोविड की महामारी में ये स्थिति थी, तभी उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि बताओ इस अवसर पर वो क्या कर सकते हैं। यदि मैं IIT से तमाम संस्थानों के बारे में बोलूं, तो चाहे मास्क बनाने का विषय रहो, चाहे टेस्टिंग किट का रहा हो, वेंटिलेटर का हो, ड्रोन का हो, नई औषधि के निर्माण की दिशा में हो, अभिनव प्रयोग किए हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मार्गदर्शन करिए, आप बताइए, हम हर चुनौती का मुकाबला करने को तैयार हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि जितनी बड़ी चुनौती होती है, उतनी बड़ी जीत भी होती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम एक एक मिनट का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। और मुझे लगता है ये जो दौड़ आज शुरुआत हो रही है, हर्षवर्धन जी की अगुवाई में हम बहुत आगे बढ़ेंगे इस दौड़ में भी। हमारी सभी संस्थाएं और जो नवाचार, जब हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ये विचार किया था कि हाँ, नवाचार की दिशा में एक हम प्रकोष्ठ गठित करना चाहिए, क्योंकि हमको तब पीड़ा हुई है जब हमको ये महसूस हुआ कि हमारे देश के पास बहुत कुछ था, लेकिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने उन जो चीज थी हमारी छाती की, उसको हमारी जड़ों से दूर किया, हटाया। और आज वही चीज दुनिया के लोग तो कहते हैं, हमारी चीज पर कहते हैं, और हम अभी तक उसको नवाचार और नए अनुसंधान के साथ आगे नहीं लेकर के गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ये बच्चे हैं, इसके मन के अंदर क्या है, पूरे देश से इन ध्रुव तारों को चुनना चाहिए और उसको समग्र विकास की दिशा में एक प्लान होना चाहिए। दुनिया में आज 7.5 लाख छात्र दुनिया के देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उनको महसूस होना चाहिए कि नहीं, उनको दुनिया के देशों में पढ़ने के जाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि हमारे ये संस्थान सक्षम है, हमारी जो अनुसंधान है, जो हमारी पढ़ाई है, वो कमजोर नहीं है। हाँ, 1000 विश्वविद्यालय हैं, 1,500 से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, उच्च शिक्षा का बड़ा वैभव है यहाँ, तमाम संस्थान है, क्या नहीं कर सकते। और आगे तो 25 वर्षों तक ये यंग इंडिया रहने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने चैनल नहीं बदला होगा, पूरा भाषण सुना होगा जितना मैंने दिखाया है। दरअसल खोट हमारी धारणा में है। हम क्यों समझते हैं कि सरकारी कार्यक्रम बोरिंग ही होते हैं? उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कभी कभी,
काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, आलोचना भी कीजिए कि जब कार्यक्रम कोरोना की दवा की खोज को लेकर था तो उस पर भी मंत्री जी को ज़्यादा बोलना चाहिए था। आधे घंटे के भाषण में उसी पर कम बोला गया और बाकी इतिहास भूगोल पर बहुत ज़्यादा बोल गए। मंत्री जी हैं, मंत्री तो बोल सकते थे कि दुनिया में और क्या क्या हो रहा है, किस तरह से दवाओं और वैक्सीन के अनुसंधान हो रहे हैं, किस तरह से ऑक्सफोर्ड और जॉन्स हॉपकिन नाम की यूनिवर्सिटियां लगी हुई हैं दवा कंपनियों के साथ मिलकर वैक्सीन की खोज में। लेकिन अभी और मौके आएंगे, जब हैकेथॉन के प्राइज वितरण का टाइम आएगा तब मंत्री जी इन बातों को शामिल कर सकते हैं, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो। श्रेष्ठ भारत हो। 1.5 घंटे के कार्यक्रम में जिस वीडियो को लॉन्च होना था वो काफी छोटा था। कार्यक्रम भाषण से ही जाकर बड़ा हुआ। भारत में भी दवा और टीके को लेकर कई कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हैकेथॉन उनसे अलग है। हम दवा खोज दिखाएंगे, निकालेंगे भी, और ये मेरा भी विश्वास है। मंत्री जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में लाखों छात्र शामिल होंगे, लेकिन लॉन्च के वक्त YouTube पर 4000 लोग भी नहीं आए, जबकि अकेले डॉक्टर हर्षवर्धन को ट्विटर पर 23 लाख और मानव संसाधन मंत्री को करीब 4.25 लाख लोग फॉलो करते हैं। पूरे देश को दिखने चाहिए कि क्या क्या वो जो आइडियाज हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, उस देश के लिए उपयोग होना चाहिए। 28 मई को ही ऐलान हुआ था कि भारत में भी एक हैकेथॉन होगा। 2 जुलाई को इसका लॉन्च हुआ। अच्छा प्रयास है कि सारे विभाग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। शुभारंभ में शामिल सभी ने हैकेथॉन के लिए प्रधानमंत्री को ही श्रेय दिया, कहा कि उनका ही विचार है। किसी ने यह नहीं कहा कि कोविड-19 को लेकर दुनिया में कई तरह के हैकेथॉन हो चुके हैं। मार्च के महीने से ही हैकेथॉन चल रहे हैं, बल्कि हैकेथॉन से अच्छे अच्छे आइडिया भी निकल कर आए हैं। आप 1.5 घंटे के सभी के भाषणों को सुन जाइए, पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में हैकेथॉन हुआ है। कम से कम वैज्ञानिक इस्टोनिया का जिक्र कर सकते थे, जहां हैकेथॉन की एक तरह से शायद पहली बार शुरुआत होती है कोविड-19 को लेकर। मार्च के महीने में ही इस्टोनिया में हैकेथॉन हुआ था। हैक द क्राइसिस इस्टोनिया इसका नाम था। संक्रमित आबादी में काम करने के लिए स्वयंसेवक कैसे जुड़े, इसका प्लेटफॉर्म बना। इससे ये निकल कर आया। इस्टोनिया से प्रेरित होकर दुनिया में कई प्रकार के हैकेथॉन हो चुके हैं। मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक 53 हैकेथॉन हुए हैं जो ज्ञात हैं। नासा और MIT ने भी हैकेथॉन का आयोजन किया है। 2 हैकेथॉन काफी बड़े माने जाते हैं, जिनमें 18 और 12,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। बिल्ड फॉर कोविड-19 ग्लोबल ऑनलाइन हैकेथॉन और दूसरे का नाम था द ग्लोबल हैक। इस हैकेथॉन में वाकई हजारों प्रकार के आइडिया आए, जिनसे कई प्रकार के समाधान बने। कैसे मिलकर काम करना है से लेकर दवा की सप्लाई कैसे हो। इसी से एक ऐप निकला जो बताता है कि कौन सी ट्रेन नहीं लेनी चाहिए, देश से दूरी बनाने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। इसे हैक द क्राइसिस ऑस्ट्रिया से खोजा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खांसी का पता लगाने का तरीका मिल गया। कोड वर्सेस कोविड-19 ज्यूरिख नाम के हैकेथॉन की ये देन है। डॉक्टर विजय राघवन जी ने मुझे और शेखर मांडे जी को फोन करके बताया कि एक ऐसी आइडिया प्रधानमंत्री जी के मन में है और आप हमारे साथ देकर काम कर सकते हैं क्या। तो जैसे हम कहते हैं कि विदाउट बैटिंग एन आईलेट, हमने तुरंत कहा कि ऐसा मौका हम गंवाना नहीं चाहते हैं। ये देश के कार्य में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और हम इसके साथ तुरंत जुड़ जाएंगे। 24 मार्च को तालाबंदी की थी भारत ने। मार्च, अप्रैल, मई, जून निकल गया। जुलाई में हम इस बीमारी से लड़ने के लिए हैकेथॉन कर रहे हैं, जब केस 6 लाख से अधिक हो गए और 17,800 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन वहां भी हमारे गैर जिम्मेदार नौजवान कुछ और करने पहुंच गए YouTube पर। जब हमने YouTube के कमेंट में जाकर देखा कि इसका युवाओं पर क्या असर पड़ा तो बहुत अफसोस हुआ। कहां तो सरकार इन्हें कोरोना की दवा खोजने का मौका दे रही थी,
लेकिन ये हमारे लायक युवा परीक्षा कैंसिल कराने की मांग करते हुए वहां पहुंच गए। पूरे कार्यक्रम में अफसोस का पॉइंट एकमात्र यही था। कृष्ण प्रताप सिंह ने एक बार नहीं कई बार कमेंट कर दिया कि पोस्टपोन नीट। अदनान अल्ताफ ने कई बार लिखा कैंसिल फाइनल एग्जाम। कौन सा एग्जाम लिखा ही नहीं। आयुष अच्छा लड़का है, सिर्फ एक बार पोस्ट किया कि पोस्टपोन जेईई। भारत एक अद्भुत देश है, यहां परीक्षाओं के आयोजन के लिए आंदोलन होते हैं, यहां परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए आंदोलन होते हैं। मंत्री जी इतनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे नौजवान परीक्षा कैंसिल की बातें कर रहे थे। गॉड नोज, लेकिन मैं मानता हूं कि इस कंट्री का डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। वैसे नीट यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग बेहद गंभीर है। एक तरफ भारत की सरकार इन युवाओं से उम्मीद करती है कि वे कोरोना से लड़ने के लिए आइडिया लाएंगे, दूसरी तरफ वे कोरोना से डरकर एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना नहीं चाहते, घर से निकलना नहीं चाहते, उनका डर वाजिब है। लेकिन छात्रों की मेहनत बेकार नहीं गई। मानव संसाधन मंत्री निशंक जी ने ऐलान कर दिया है कि एक कमेटी बना दी गई है और उसे कहा गया है कि सभी विकल्पों पर विचार कर जल्दी ही 24 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट दे और फिर हो सकता है कि छात्रों के हक में फैसला आ जाए। लेकिन क्या हैकाथॉन से हम दवा की खोज कर पाएंगे? इसमें भारत सरकार और कई मंत्रालय शामिल हैं, उसके साथ में 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं, केमेक्सॉन और श्रोडिंगर के नाम की। तो इनकी क्या भूमिका रहने वाली है और इस पूरी प्रक्रिया में से जो भी दवाई विकसित होगी या एक से अधिक दवाइयाँ विकसित होंगी, उनको उनका मैन्युफैक्चर करने का, उनकी निर्मित करने का अधिकार किसके पास होगा? क्या ये कुछ गिनी चुनी प्राइवेट कंपनियों के पास रहेगा या एक ओपन सोर्स ड्रग डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया के तहत इसका एक ओपन लाइसेंस रहेगा, जिसमें यह कंडीशन रहेगी कि बिल्कुल कम कीमतों के ऊपर देश के तमाम लोगों को वो दवाई उपलब्ध हो सके। इसके लिए जो भी कंपनी तैयार होगी उनको इसका अधिकार दिया जाए ताकि लोगों को बिल्कुल सस्ते दरों पे और ये दवाई मिल सके। और अंत में हमें ये भी एक विचार करना होगा कि ओपन सोर्स ड्रग डेवलपमेंट की पहली एक पहल भारत सरकार ने की थी टीबी के ऊपर कुछ दवाइयाँ विकसित करने के लिए, और दुर्भाग्यवश 2014 में इसके लिए फंडिंग बंद कर दी गई और वो पूरी की पूरी महत्वपूर्ण पहल वो बंद हो गई। तो ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कोविड-19 के शुरुआती दौर से ही अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। कोरोना के वैक्सीन की खोज के मामले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी आगे है। ऑक्सफोर्ड की जेनर इंस्टीट्यूट, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका, इन लोगों ने अभी से ही नए वैक्सीन की सप्लाई के लिए कई यूरोपीय देशों और अमेरिका से करार कर लिया है। 2005 में ही जेनर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। यहाँ इंसान और जानवरों की बीमारियों पर शोध का काम होता है। 100 से अधिक रिसर्चर हैं, छात्र हैं, वैज्ञानिक हैं जो यहाँ काम करते हैं। और इसके अलावा टीके के आविष्कार से लेकर डिजाइन तक पर शोध का काम यहां पर होता है। ब्रिटेन की सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए 187 करोड़ का फंड दिया है। अमेरिका की बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एस्ट्राजेनेका को 7,485 करोड़ रुपए दिए हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के नतीजे अच्छे रहे तो जल्दी ही वैक्सीन का उत्पादन एक खास मात्रा में शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन की खोज एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हैकाथॉन से आप कितना हासिल कर सकते हैं ये बाद में पता चलेगा कि कितने लोग अपना पेपर इसमें जमा कर पाते हैं। दुनिया के कई देश इस मामले में काफ़ी आगे निकल गए हैं। भारत में भी अलग से प्रयास हो रहा है, लेकिन हैकाथॉन से आप क्या हासिल करेंगे इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कहना मुश्किल है। भारत में वैक्सीन की खोज का बजट क्या है अज्ञात है, अर्थात पता नहीं है। मगर यह पता है कि भारत में शिक्षा के बजट का 40% उच्च शिक्षा और शोध पर खर्च होता है, जो 2014-15 में 4.14% था, जो 2019-20 में घटकर 3.4% हो गया।
दुनिया की शीर्ष 300 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। अब जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहां भी कोविड-19 को लेकर काफी काम हो रहा है। 22 नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसे हैं जो जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में से जुड़े हैं, काम करते हैं या कभी काम किया है। अमेरिका की सरकार यहां के वैज्ञानिकों को सालाना 3,500 करोड़ देती है। यहां पर 2,980 पूर्णकालिक यानी परमानेंट फैकल्टी मेंबर हैं, प्रोफेसर लेक्चरर हैं। 1270 अंशकालिक फैकल्टी मेंबर हैं। 1280 मेडिकल और डॉक्टरल छात्र हैं। 902 रिसर्च लैब हैं। लेकिन इसी खराबे में हमारे डॉक्टर लोग कुछ अच्छा करने का रास्ता निकाल लेते हैं। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के डॉक्टर फौद हलीम सिर्फ 50 रुपए में डायलिसिस कर रहे हैं। तालाबंदी के बाद से डॉक्टर हलीम अब तक 2300 से अधिक मरीजों की डायलिसिस कर चुके हैं। 2019 में डॉक्टर हलीम सीपीएम से चुनाव लड़े थे मगर हार गए। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में ये डायलिसिस सेंटर डॉक्टर फवाद हलीम का है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ डायलिसिस कराने का चार्ज बस 50 रुपए है, जबकि किसी भी निजी अस्पताल में इसका खर्च आमूमन 1000 रुपए से ऊपर पड़ता है। हम एकदम जो मजबूर इंसान हैं उनका डायलिसिस करने का काम जो शुरू किए थे वो चल रहा है 12 सालों से। हमारा चेंबर और प्रैक्टिस तकरीबन 24 साल हो गया है। ये 24 साल से चल रही है और ये कोविड के वक्त में हमारा जो डायलिसिस का जो काम है हमने 50 रुपया प्रति डायलिसिस का रखा है, ताकि जो साधारण रूप से डायलिसिस नहीं कर पा रहे हैं उनको ये राहत पहुंचे। तो एक तरह से ये गरीबों का सेंटर है। इस क्लिनिक में रोज 80 से 100 मरीज आते हैं। इनमें से 30-40 को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। खासकर इस कोरोना काल में डायलिसिस कराना एक बड़ा संकट है। लॉकडाउन के बाद से डॉक्टर हलीम ने अब तक 2300 लोगों की डायलिसिस कराई है। हमने 50 रुपये में हमको डायलिसिस करा। दूसरी जगह जाते थे 5,000 10,000 मांगते थे हमसे डायलिसिस। और डॉक्टर साहब हमको लिए अच्छे, भगवान के लिए रूप में अच्छे हैं और अच्छे लग रहा है हमको। और कम पैसा में गरीब आदमी है, मेरा 50 रुपये में चल रहा है, ठंड से है, मैं डायलिसिस हो रहा है, सही से हो रहा है। डॉक्टर फवाद हलीम ने अपने काम को बिल्कुल मिशन में बदल डाला है। उन्होंने स्वास्थ्य संकल्प के नाम से एक NGO बनाया है। इसमें उनके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल हैं। मकसद गरीब मरीजों की मदद करना और उन्हें सस्ता इलाज मुहैया कराना। हमारी संस्था किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुदान नहीं लेते हैं। हम लोग अपने में जिस तरीके से मिल मिला करके इस संस्था को चलाना है, उसी दृष्टिकोण से हम ये संस्था चलाते हैं। डॉक्टर हलीम राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। 2019 में डायमंड हार्बर से सीपीएम के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि हार गए। उन्हें 90,000 से ज़्यादा वोट मिले। डॉक्टर फवाद के पिता अब्दुल हलीम बंगाल विधानसभा में कई साल स्पीकर रहे। मैं जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था तब से मेरे अंदर में जो जहन था, वो मिजाज था, वो ये था कि हमारे मेडिकल विद्या के बुनियाद पर किस तरीके से साधारण आम लोगों के पास हम पहुंच पाए। इसीलिए पहले दिन से, छात्र अवस्था से, जनता और जनस्वास्थ्य दृष्टिकोण से मैं अपना जो जिंदगी है, मैं अपने जिंदगी को जोड़ के रखा हूँ। डॉक्टर फवाद हलीम जैसे लोग भरोसा जगाते हैं इस बात की कि बहुत सारी टूटन के बावजूद समाज में ऐसे लोग बचे हुए हैं जो दूसरों की फिक्र करते हैं, कमज़ोर लोगों का ख्याल रखते हैं। कोलकाता का ये डायलिसिस सेंटर इसी का एक सबूत है। कोलकाता से शंकर घोष की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम भी अपने आप में एक हैकेथॉन है, डेली हैकेथॉन। अब उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे
तो कुछ और देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। इस देश में एक और हैकेथॉन चल रहा था मध्य प्रदेश में। 101 दिनों का ये हैकेथॉन इस बात को लेकर था कि मंत्रिमंडल का विस्तार ना हुआ ही नहीं। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 41% ऐसे मंत्री बन गए जो पूर्व कांग्रेसी थे। बीजेपी के भीतर कांग्रेस की काफी अच्छी जगह है मंत्रिमंडल में, और 14 ऐसे मंत्री बन गए हैं जो इस वक्त विधायक नहीं हैं। यानी वहां जब उपचुनाव होंगे तो वो मंत्री की हैसियत से जनता के बीच जाएंगे। क्या उन्हें जिताने के लिए मंत्री बनाया गया है? बाकी चीजें तो हुई ही हैं कि शिवराज सिंह चौहान का दबदबा कम हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा बढ़ गया है। इस दबदबा के घटने में और दबदबा के बढ़ने में जनता का दबदबा कितना बढ़ा है वो मध्य प्रदेश के नौजवान ही अच्छे से समझते होंगे। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है, और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि 24 की 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मंत्रिमंडल गठन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ललकारे टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज पहले ही शायराना हो चुके थे। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। अब उप मुख्यमंत्री के नाम पर सुर्खियों में आए नरोत्तम मिश्रा भी इसमें चंद लाइनें जोड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने नए पद से इनकार कर रहे हैं। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। आप उप मुख्यमंत्री की बात जो आ रही है, हमारी पार्टी में इस तरह की परंपरा नहीं है। शिवराज की टीम में अब उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हैं। इनमें से 59% मंत्री 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं। बाकी 41% यानी 14 मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब 14 मंत्री विधायक नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस को लगता है ये सरकार न्याय सम्मत नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से परिचित हूं तो मैं उनको बधाई जरूर देता हूं, मगर मैं बेस्ट विशेस नहीं दे सकता। मैं बेस्ट विशेस तभी देता हूं जब लोग नैतिकता के साथ एथिकल वेज में पावर में आते हैं। ये पूरी जो सरकार है अनएथिकल है, अनैतिक है। दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट इलेक्टेड, दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूं, बेस्ट विशेस नहीं दे पाऊंगा। इस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा फायदा सिंधिया समर्थकों को ही हुआ है। कमलनाथ सरकार में 6 मंत्री सिंधिया समर्थक थे। शिवराज सरकार में 11 मंत्री सिंधिया कोटे से हैं। इनमें कांग्रेस छोड़कर आए और आज मंत्री बने 3 और नेताओं को जोड़ लें तो इनकी संख्या 14 हो जाती है। अपने जिला का और क्षेत्र का विकास करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। चलिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों को जनता सबक सिखा देगी। सब ऐसे फालतू बातें हैं, उनके सुनने में कोई फायदा नहीं। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर कुल 9 मंत्री बने हैं, जिसमें से 8 सिंधिया समर्थक हैं। इस मंत्रिमंडल पर आने वाले दिनों में होने वाले 24 उपचुनावों की छाया दिख रही है। शायद इसलिए महाकौशल और विंध्य इलाके के किसी भी बड़े नेता को मंत्री नहीं बनाकर नाराजगी की वजहें भी बढ़ाई गई हैं, जबकि बीजेपी को इस बार अच्छी सीट इन्हीं दोनों इलाकों से मिली थी। हालांकि पार्टी कह रही है कोई दिक्कत नहीं है। अब विकास की सरकार बनी है। जब कांग्रेस की सरकार थी वो आइफा की सरकार थी, अब ये आस्था की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि मंथन से अमृत निकलता है,
और इस मंत्रिमंडल में अमृत निकला है। क्षेत्रों का, समाजों का सब तरह से संतुलन सरकार ने बनाया है, पार्टी ने बनाया है। संघ की पसंद भी इस विस्तार में देखी गई है। दुर्गा वाहिनी में रह चुकी कटार रखने वाली विधायक उषाद ठाकुर के तौर पर। संगठन जो दायित्व दे कार्यकर्ता को, उसकी कसौटी पे खरा उतरना मेरा दायित्व है। आप अंत्योदय की साधना करूंगी, यही मेरा लक्ष्य है। पर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर थोड़ी आपके क्षेत्र में बड़े नेताओं के बीच में जो एक लड़ाई है, उसके बीच में एक टिकट कट गया और आपको मिल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, सब बड़ों नेताओं का आशीर्वाद है। वैसे पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती अपने करीबियों की अनदेखी और जातिगत असंतुलन की बात कह रही हैं। वहीं मंदसौर में यशपाल सिसोदिया को मंत्री नहीं बनाने पर उनके लोगों ने धरना शुरू कर दिया है, तो इंदौर में रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाने पर उनके समर्थक भी नाराज हैं। वैसे कैबिनेट की इस खुशनुमा तस्वीर में वरिष्ठों के अलावा एक और बात को नजरअंदाज किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग। मध्य प्रदेश में हुए इस कैबिनेट विस्तार में साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुहर लगी हुई है और ये भी पता लगता है कि आखिरकार मंथन के बाद विष किसको पीना पड़ा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।